बेंजी खातून जवाबन कहती हैं कि पहले मुझे ये बताओ कि तुम इतनी देर से कहाँ थी, तुम बाजार में मौजूद नहीं थी। अलचीचा खातून जवाबन कहती हैं कि आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, मैं कबीले की खवातीन के साथ काम कर रही थी, जिसकी वजह से मुझे यहाँ आने में देर हो गई। लेकिन आप बहुत देर से इस बाजार में काम कर रही हैं, तो मेरा ख्याल है कि आपको जाकर आराम करना चाहिए। बेंजी खातून अलचीचा खातून से कहती हैं कि पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम इतनी खुश क्यों नजर आ रही हो, तुम्हारे चेहरे पे ये मुस्कुराहट किस चीज़ की है। अलचीचा खातून जवाबन कहती हैं कि कुछ भी नहीं, मैं तो नहीं मुस्कुरा रही, ना ही मैं खुश हूँ। हाँ, एक बात ज़रूर है कि मुझे आते साथ ये बात ज़रूर मालूम हुई है कि मेरे वालिद औक्तम बे को मार मराचिक किले का सरदार बना दिया गया है। शायद इसी वजह से आपको मेरे चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही होगी। बेंजी खातून मुस्कुराते हुए कहती हैं कि मुझे ये नहीं लगता कि तुम्हें इस बात पर चौंकना चाहिए कि तुम्हारे वालिद को मार मराचिक किले का सरदार बना दिया गया है। यकीनन उनके अलावा कोई और इस गद्दी के लायक ही नहीं था, और उस्मान साहब इस बात को बहुत बखूब जानते हैं। एक तैमूर बे दीवार के पीछे से अलचीचक को देख रहे होते हैं और मुस्कुरा रहे होते हैं। अलचीचक भी एक तैमूर बे को देखते हुए मुस्कुरा रही होती हैं। उलगन खातून उन दोनों की तरफ देखती हैं और अचानक एक तैमूर के सामने आ खड़ी होती हैं और कहती हैं कि मुझे बताओ कि तुम दोनों आपस में एक दूसरे को देखकर क्यों मुस्कुरा रहे हो, लगता है कोई अच्छी खबर है। एक तैमूर जवाबन कहता है कि अलचीचक खातून भी मुझसे मोहब्बत करती है। ये कहकर एक तैमूर वहां से जाने लगता है कि उलगन खातून भी उनका पीछा करते हुए आगे बढ़ रही होती हैं कि मुझे बताओ कि ये पूरा मामला क्या है। इसी दौरान यानी शहर के नगाड़े बजने लगते हैं और सल्जूकी फौजी यानी शहर के अंदर दाखिल हो जाते हैं। सल्जूकी सिपा सलार तमाम तर लोगों को इकट्ठा करके कहता है कि तमाम तर लोग होशियार हो जाएं, वालिदा अस्मान सुल्ताना आ रही हैं। जैसे ही अस्मान सुल्ताना आती हैं तो उनकी ताजीम में वहां पर मौजूद तमाम तर लोग अपने सर झुका लेते हैं। उसके बाद अस्मान सुल्ताना आगे बढ़ने लगती हैं तो उनके काफिले के अंदर बयंदर और उसका गद्दार साथी पहले से शामिल होता है। दूसरी तरफ बाला खातून और मलहन खातून आपस में ये बातचीत कर रही होती हैं कि ये खातून अचानक यहाँ पर आई हैं। अल्लाह करे कि इनके आने का मकसद अच्छा हो, यानी कि ये एक अच्छे अज़म के साथ आई हों। मलहन खातून जवाबन कहती हैं कि अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन मेरे जहन में यही बात चल रही है कि मार मराचिक किले के फतह होते ही ये यहाँ पर क्यों आई हैं। बहरहाल मेरे जहन में जो भी चल रहा है, अल्लाह करे सिर्फ वहम हो। अभी ये बातचीत जारी होती है कि अस्मान सुल्ताना वहां पर पहुंच जाती हैं। अस्मान सुल्ताना की ताजीम में वहां पर कालीन बिछाया जाता है जिसकी धूल मलहन और बाला खातून के ऊपर जा गिरती है। इसके बावजूद जैसे ही अस्मान सुल्ताना उनके करीब आती हैं तो बाला और मलहन खातून उनको खुशामदीद कहती हैं। बेअंदर अस्मान सुल्ताना को बताता है कि ये दोनों खवातीन उस्मान साहब की बेगमात हैं, एक का नाम बाला और दूसरी का नाम मलहन खातून है। अस्मान सुल्ताना किसी बात का कोई जवाब नहीं देती, जिससे बाला और मलहन खातून को अंदाजा हो जाता है कि शायद ये किसी अच्छी नीयत से नहीं आई। फिर अस्मान सुल्ताना आगे बढ़ते बढ़ते सरदारी कमरे में दाखिल होती हैं और दाखिल होते साथ ही उस्मान साहब की गद्दी पर जाकर बैठ जाती हैं। ये बात भी बाला और मलहन खातून के लिए हजम करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन उसके बावजूद वो दोनों खवातीन अस्मान सुल्ताना के सामने आ खड़ी होती हैं। फिर अस्मान सुल्ताना उस्मान साहब को लेकर सवाल करती हैं कि मुझे लगता है कि मेरा खैर मकदम करने में उस्मान साहब को कोई दिलचस्पी नहीं, वरना वो यहाँ पर मौजूद होते। बाला खातून कहती हैं अस्तगफिरुल्लाह, अगर उस्मान साहब को पता होता कि आप लोग यहाँ पर आने वाले हैं तो वो पहले से ही आपके आने की बहुत अच्छी तैयारियां करवाते। यकीनन उनको इस बात का इल्म नहीं कि आप यहाँ पर आई हैं। मलहन खातून कहती हैं कि मेरा ख्याल है कि आप बहुत लंबा सफ़र करके आई हैं और शायद आप थकी हुई हैं, तो मैं आपका कमरा तैयार करवा देती हूँ, आप वहाँ पर आराम कर लें ताकि आपकी थकावट खत्म हो जाए। अस्मान सुल्ताना चिल्लाते हुए कहती हैं कि मैं यहाँ पर आराम करने के लिए नहीं आई, मैं रियासत के हवाले से बहुत ही अहम मसले पर बात करने के लिए आई हूँ। मलहन खातून जो कि अपने गुस्से को पी रही होती हैं, वो अस्मान सुल्ताना से कहती हैं कि जैसे मसाइल नहीं रुकते इसी तरह उस्मान साहब भी नहीं रुकते। इसी वजह से उस्मान साहब कोई ना कोई नई मुहिम जारी रखते हैं, जिसकी बदौलत आज उनकी सरजमीनें बढ़ती चली जा रही हैं, यानी कि उनके फतूहात का सिलसिला बढ़ता चला जा रहा है। नाजरीन, दरअसल मलहन खातून यहाँ अस्मान सुल्ताना को मुंह तोड़ जवाब दे रही होती हैं। अस्मान सुल्ताना जवाबन कहती हैं कि मैं इसीलिए तो यहाँ पर आई हूँ कि उस्मान साहब जिन मुहिमात पर और जिस तरह की फतूहात हासिल करते चले जा रहे हैं, क्या ये वक्त उसके लिए मुनासिब है। फतूहात के शौक में उनको ये दिखाई ही नहीं दे रहा कि क्या कुछ टूटता चला जा रहा है, हमारा क्या नुकसान होता चला जा रहा है। अब किसी न किसी को तो उस्मान साहब की बेवकूफ़ियों पर पर्दा डालना होगा। लिहाजा अब अहम मुद्दे पर बात करते हैं, यानी कि मुझे ये बताया जाए कि कांता क्यूजिनस कहाँ है। ये बात सुनते ही मलहन और बाला खातून एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं कि आखिर अस्मान सुल्ताना कांता क्यूजिनस के हवाले से क्यों मालूमात लेना चाह रही हैं।
दूसरी तरफ उस्मान साहब और उनके बकिया अल्प एक महफूज मकाम पर खड़े होते हैं और उस्मान साहब गोरबूज से कहते हैं कि हम खुद इस बात का जायजा लगा कर आए हैं कि जो मालूमात आपने हमें फराहम की थी क्या उनमें सदाकत भी है या नहीं। हमने खुद जाकर देख लिया है कि कोपरू हिसार किले की दीवारों पर काम जारी है, यानी कि उन्हें मजीद मजबूत किया जा रहा है और गड्ढे भी बनाए जा रहे हैं। लेकिन अब कोपरू हिसार किले के लोगों को ये बात कैसे समझाई जाए कि तुर्क नहीं रुकने वाले और तुर्क एक के बाद एक फतह हासिल करते चले जाएंगे। गोरबूज जवाबन कहता है कि आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, अब तुर्कियों का झंडा हर जगह पर मौजूद होगा, तमाम तर काफिरों से उनके किले छीन लिए जाएंगे और सिर्फ तुर्कों का झंडा लहराया जाएगा। किसी भी किले की कितनी ही मजबूत दीवारें क्यों ना हो, अब वो तोड़ दी जाएंगी। फिर उस्मान साहब अपने तमाम तर अल्प से कहते हैं कि मेरा ख्याल है कि अब हमें वापस यानी शहर चले जाना चाहिए। हमने जो चीज़ें मालूम करनी थी हमें मालूम हो गई। ये कहकर उस्मान साहब और उनके तमाम तर अल्प यानी शहर की तरफ दोबारा रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ असमान सुल्ताना के सामने कांता क्यूजिनस को लाकर खड़ा कर दिया जाता है। असमान सुल्ताना अपने बाकी सिपाहियों से कहती हैं कि इस कमरे से बाहर चले जाओ। बाला और मलहन खातून भी उस कमरे में मौजूद नहीं होती। उसके बाद असमान सुल्ताना कांता की जिनस से कहती हैं कि जो लोग रियासत का मतलब नहीं जानते अब वो रियासत बनाने के ख्वाब देखते चले जा रहे हैं, लिहाजा अब उनको ये नहीं पता कि उनकी हद क्या है और उन्हें कहाँ रुक जाना चाहिए। आखिर कोई भी सरदार इस बात का तयन कैसे कर सकता है कि एक शहजादे या फिर एम्परर के वारिस को कैदी बनाकर रखा जाए। कांता की जिनस ये बात सुनकर खुश हो जाता है और कहता है कि मुझे ये बात सुनकर बहुत खुशी हुई कि इन सरजमीनों पर ऐसी सोच रखने वाले लोग भी मौजूद हैं और सभी लोग इस बात के गवाह हैं कि कांता क्यूजिनस दोस्तों के कितने काम आया करता है। फिर असमान सुल्ताना कांता क्यूजिनस से कहती हैं कि अब तुम्हारे कैद के दिन खत्म हुए। कांता क्यूजिनस असमान सुल्ताना से पूछता है कि मैं जान सकता हूँ कि आप कौन हैं। वो जवाबन कहती हैं कि मैं अलाउद्दीन की वालदा और सल्जूकों की असमान सुल्ताना हूँ, यानी कि सल्जूकों की वालिदा, और तुम एम्परर के वारिस हो, यानी कि आने वाले वक्त में शायद तुम ही बादशाह होगे। और बहुत से लोग इस बात से वाकिफ हैं कि सल्जूकों की क्या शोहरत है और ये शोहरत कितनी ही सरहदों पर मौजूद है। फिर असमान सुल्ताना कहती है कि एक वक्त था कि सल्जूकी और बाजंतीनी आपस में लड़ा करते थे और फिर एक ऐसा वक्त आया कि तमाम तर जंगों को एक तरफ रखकर अमन कायम हो गया, लिहाजा अब उस अमन को मुआहदे के तौर पर लिख देना चाहिए। ये बेहतरीन वक्त है कि हम दोनों के दरमियान एक मुआहदा तय हो जाए। अब ये वक्त आ चुका है कि बाजंतीनी और सल्जूक इस बात का तयन करें कि उस्मान जैसे सरफिरे और रईस लोग मजीद फतूहात हासिल ना करें। अब उस्मान जैसे लोगों को उनकी हद में रखने का वक्त आ गया है। कांता के जिनस जवाबन कहता है कि आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। अगर बाजंतीनियों और सल्जूकों के दरमियान मुआहदा तय पा जाता है तो पहले जैसे हमारी आपसी लड़ाइयों की वजह से उस्मान को मफाद हुआ है, अब उस्मान हमसे मजीद फायदा नहीं उठा सकेगा। यानी कि जब हमारी आपसी जंगें ही खत्म हो जाएंगी तो उस्मान किससे लड़ेगा।